नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं फ्लैटूज़ नाम से एक रियल एस्टेट ब्लॉग लिखता हूँ। आप गूगल पे जाके अगर फ्लैटूज़ टाइप करेंगे तो आपको मेरा ब्लॉग इजीली मिल जाएगा। आज के टॉपिक में आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही आप उसे मानिए कि हर इंसान की एक इच्छा होती है घर लेने की, है ना? तो चाहे हम बड़ा घर लें, चाहे छोटा घर लें, लेकिन घर सब लोग एक बार ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, है ना? तो आज के दिन मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो 8 सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, 8 मोस्ट यूज़फुल टिप्स जो पहली बार घर लेने वाले इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उसको समझनी चाहिए इससे पहले कि वो मार्केट में जाए और घर देखना शुरू करे, है ना? तो आप गूगल पे जाके फ्लैटूज़ टाइप कर सकते हैं, FLATOOZ। मेरे ब्लॉग पर आएंगे तो ब्लॉग पर यहाँ पर साइड में एक मेन्यू है, मेन्यू पे ब्लॉग पे जाइए और उस पे आपको काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे जो कि मैंने होम ओनर्स के लिए लिखे हुए हैं। इसमें से एक ब्लॉग है 8 मोस्ट यूज़फुल टिप्स ऑन बाइंग अ होम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आइए देखते हैं कि ये क्या टिप्स क्या हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अगर आप पूरी ब्लॉग पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे जाइए, लेकिन मैं आपको मेन वो 8 पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से किसी भी होम ओनर को पता होने चाहिए जब वो घर लेने निकलता है। तो सबसे पहले देखिए, अपार्टमेंट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि सुपर एरिया क्या होता है, बिल्ट अप एरिया क्या होता है और कारपेट एरिया क्या होता है। तो बेसिकली सुपर एरिया वो एरिया है जिसके लिए बिल्डर ना सिर्फ आपके फ्लैट का एरिया, अंदर का एरिया, प्लस बालकनीज़ का एरिया, प्लस जो कॉमन एरियाज़ होता है जैसे सीढ़ियाँ, पार्किंग, क्लब हाउस का एरिया होता है, उसे सुपर एरिया कहते हैं। जो बिल्ट अप एरिया होता है, बिल्ट अप एरिया में आपके घर का अंदर का एरिया, जिसे कारपेट एरिया भी कहते हैं, प्लस आपकी बालकनीज जितनी भी हैं उसका एरिया आ जाता है। वॉल्स जो हैं उसका एरिया भी बिल्ट अप एरिया में इंक्लूड हो जाता है। अब आते हैं लास्ट कम कारपेट एरिया पे। कारपेट एरिया बेसिकली वो एरिया है जो आपकी वॉल्स टू वॉल डिस्टेंस होता है अंदर का। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपकी टाइल्स लगी हुई है घर के अंदर, फ्लोर टाइल्स, उस एरिया को आप कारपेट एरिया कह सकते हैं, क्योंकि अ, जहाँ पे कारपेट बिछा सकते हैं बेसिकली उस एरिया को कारपेट एरिया होता है। ये मेरे हिसाब से एक अच्छे 2 BHK का कारपेट एरिया मिनिमम 800 से लेकर 1000 होना चाहिए। 3 BHK का मिनिमम 1200-1300 होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे हैं, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मुंबई जैसी जगह में आप 1300 कारपेट एरिया लेंगे तो बहुत महंगा आएगा, है ना? बट मैं आपको यहाँ चंडीगढ़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2 BHK लगभग 800 से 1000, 3 BHK आपको 1300-1400 स्क्वायर फीट का कारपेट मिल जाए। चाहे 4 BHK आप लेना चाहते तो आप टारगेट कीजिए मिनिमम 2000, 2100-2200 कारपेट एरिया। उसके रेट्स वगैरह का भी मैं एक बार मेंशन किया हुआ है, मेरे ब्लॉग पे जाके देखेंगे तो आपको वो भी एक ब्लॉग मिल जाएगा। जो दूसरी चीज़ एक होम ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको लो राइज़ और हाई राइज़ का पता होना चाहिए। देखिए, हम जहाँ पर हैं इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाइट से कंफर्टेबल नहीं हैं। हाइट से कंफर्टेबल नहीं है, जो कि 2-3 फ्लोर से ऊपर नहीं रहना चाहते, है ना? लेकिन जो अपार्टमेंट्स अब बन रहे हैं वो ज़्यादातर हाई राइज़ बन रहे हैं। तो आपको बेसिकली बाहर निकलने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप हाई राइज़ में कंफर्टेबल हैं या लो राइज़ में कंफर्टेबल। अगर तो आप हाई राइज़ में कंफर्टेबल हैं तो आप वैसी प्रॉपर्टीज़ देखिए, है ना? अगर आप लो राइज़ में कंफर्टेबल हैं, मतलब नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक ही कोई बिल्डिंग देखना चाहते हैं, तो लो राइज़ में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वो डिफ़रेंस समझना पड़ेगा कि दोनों में कौन-सा आपकी सिचुएशन के हिसाब से बेटर है। मैंने उसका भी एक पूरा प्रॉपर एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप ये ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं। जो तीसरी चीज़ आपको जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि भाई कितने पैसे आपके लगेंगे और आपके पास कितने पैसे भी जेब में हैं और आपका बैंक लोन का कितना एलिजिबिलिटी है। देखिए, प्री अप्रूवल भी हो जाता है होम लोन, और आप जब निकलते हैं जनरली 20-80 होता है कि 20% आपका सेल्फ फंडिंग रहता है और 80% बैंक लोन हो जाता है ना? और जो पेमेंट प्लान होता है वो CLP भी होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको
ऑलमोस्ट सारे पैसे विदिन 2-3 मंथ्स देने पड़ते हैं। तो आपको बाहर निकलने से पहले, घर ढूँढने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई जेब में मेरे पास कितना पैसा रेडी पड़ा है और कितना मुझे बैंक लोन मिल सकता है। उसके हिसाब से ही आप एक प्रॉपर्टी देखना शुरू करें, है ना। जो चौथी चीज़ ये है, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, रोल ऑफ अ प्रॉपर्टी गुड प्रॉपर्टी डीलर, है ना, या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। प्रॉपर्टी डीलर एक अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शेडी कैरेक्टर्स हैं जो कि गड़बड़ करते हैं। बट हाँ, एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर एक एजुकेटेड कंसल्टेंट या एजुकेटेड प्रॉपर्टी डीलर जो कि बहुत लालची नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसे बचा भी सकता है इनफैक्ट, है ना। तो अगर आप उससे सलाह लेंगे या उनसे कंसल्ट करेंगे तो आप ज़रूर अच्छी प्रॉपर्टी में रहेंगे, किसी गलत प्रॉपर्टी में नहीं फंसेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका रोज़ का काम यही है देखना कि कौन बिल्डर अच्छा है, कौन बिल्डर थोड़ा गड़बड़ है, किसकी इंटेंशन कैसी है, क्या ये प्रॉपर्टी बन के रेडी होगी या नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किसकी अच्छी है ना, इस बिल्डर का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। तो आप ये सारी चीज़ें एक कॉमन आदमी को नहीं पता होता, है ना। तो जो प्रोफेशनल है, अगर आप उनकी हेल्प लें, अगर आप कंफर्टेबल हैं, हाँ ये ज़रूर है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस प्रॉपर्टी डीलर को चुनें। उसके बारे में मैंने एक पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखा है कि कैसे कैसे क्या क्या एक अच्छी प्रॉपर्टी डीलर की क्वालिटीज़ होती है, वो भी आप मेरे ब्लॉग पर जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का डिफरेंस भी आप पता कर लीजिए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जनरली आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है वो जनरली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब जब से वो बनना शुरू होती है उसका 5-6 बार 7-8 बार प्राइस इंक्रीज़ होता है। 15-20% डिपेंड करता है, 25% 30% भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है जब तक वो रेडी टू मूव होती है ना। तो आपको ये समझना है आपके पास कितना टाइम है, नया घर में आप कब शिफ्ट करना चाहते हैं, क्या आपका रेट किस रेट पे आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए, प्रॉपर्टी में पैसे परचेज़ प्राइस पे बनते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं बनते। जब आप ख़रीदने जाएंगे तब आप प्रॉपर्टी पे पैसे बना सकते हैं, जब आप बेचने जाएंगे तब आपके पैसे नहीं बनेंगे, है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है परचेज़ ऑफ अ प्रॉपर्टी में। मैंने एक, अगर आप ये देखेंगे 10 एक्स्ट्रा कॉस्ट्स, ये मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि बीएसपी होता है, बेसिक सेल्स प्राइस, जीएसटी होता है, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी, आईएफएमएस, क्लब हाउस, पावर बैकअप, गैस पाइपलाइन, पार्किंग, पीएलसी, मेंटेनेंस कॉस्ट, मिसकेलेनियस, है ना। तो आप ये मेरे ब्लॉग पे जाके ये पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक 50 लाख या 70 लाख के फ्लैट पे मिनिमम 1.5-2-3 लाख आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, पावर बैकअप और क्लब हाउस और ये और वो, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी। प्लस पंजाब में तो 6-7-8% की रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी है ना। और जीएसटी है, वो डिपेंड करता है लग्जरी प्रॉपर्टी है या बजट हाउसिंग है, तो 1% 5% वो अलग अलग उसके चार्जेस हैं। तो ये लगभग कम से कम आपको 13-14% 15% का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के चलना पड़ता है, जितनी आपकी घर की कीमत है। तो अगर आप 50 लाख का घर लेके लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको ये समझिए कि आप 8-10 लाख रुपए इसके ऊपर ही रखिए कि आपको 60 लाख रुपए जेब में लेके चलना पड़ेगा, 70 लाख रुपए जेब में लेके चलना पड़ेगा, तब आप जाके 50-55 लाख की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, है ना। एक लीगल स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर स्टेट की एक रेरा की वेबसाइट होती है। 2016 या 17 में ये 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेरा का लॉ लेके आए थे, जो कि एक होम बायर्स को गलत प्रॉपर्टी ख़रीदने से बचाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी पहल थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अलग से रेरा एक बनाया हुआ है, उसकी वेबसाइट होती है। आप उस वेबसाइट के ऊपर जाके किसी भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं, उसके अप्रूव्ड मैप्स, उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसके जो भी उसके जितने भी CLU चेंज इन लैंड यूज़, जितनी भी उसकी रजिस्ट्रीज़ हैं लैंड की, सारी चीज़ें आप उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम है करना। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले कृपया ज़रूर 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 आप उस रिस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट पे जाएं और ये करें, है ना। और हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन तो देखिए
प्रॉपर्टी में तो कहते हैं कि लोकेशन ही सब कुछ है, हालांकि मेरा मानना ये नहीं है। लोकेशन से फिर भी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आप खुद अपने रहने के लिए ले रहे हैं। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है फिर तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपने रहने के लिए ले रहे हैं तो आपके बजट के हिसाब से, है ना, कई बार वो लोकेशन नहीं बनता। तो आपको सब बहुत ज़रूरी है कि आप किस लोकेशन में हैं वो शॉर्ट लिस्ट कीजिए और उसके हिसाब से अपना घर लीजिए, है ना। तो देखिए ये 7-8 चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक घर लेना एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं घूम-घूम के और उनको समझ नहीं आता है कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर लेने से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसे ही कुछ अच्छे आर्टिकल्स और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग पे आइए। मेरे ब्लॉग का नाम फ्लैटूज़ है, FLATZZ। गूगल पर जाइए, फ्लैटूज़ टाइप कीजिए और आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताइए। थैंक यू।